नेटवर्क का एरर है यार, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए ऑन नहीं करेंगे कैमरा। स्टार्ट करते हैं क्लास। अपना लास्ट क्लास का जो डिस्कशन है उस पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ दो तीन चीजें हैं। लास्ट क्लास को एक बार देख लेते हैं, कौन सा था। ये नहीं था, यही था। मैंने लास्ट के ये रिजल्ट्स को आपको प्रूव करने के लिए बोला था। आप में से कोई प्रूव कर पाया इनको? अनम्यूट होने की परमिशन दे देता है। हाँ भाई, कोई इसमें से कुछ प्रूव कर पाया? कोई रिजल्ट्स प्रूव कर पाया आप लोग इसमें से? कर लिए सर। सारे हो गए? दोनों ये वाले हो गए? यस सर। किसी को पूछना है इसमें से बताओ, नहीं तो ये रिजल्ट्स आपको इसी तरीके से निकालने रहेंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से ये रिजल्ट्स निकालने रहेंगे। बताइए, किसी को पूछना है इसमें कुछ? किसी को पूछना है इसमें कुछ? नहीं? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, इसी पे बेस्ड है। इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई, जल्दी लिखते जाइए। ऑफ अ डाई, लेट A be the event, A be the event, an odd number turns up. लिखते जाओ फटाफट। B be the event, event, even a number, sorry, even नहीं, a number divisible by divisible by 3 turns up and C be the event, C be the event, a number less than equals to 4 turns up. ये 3 इवेंट है मेरे पास, ठीक है। एक में इसने बोला भैया आपका ऑड नंबर आया, दूसरे में इसने बोला कि नंबर डिविजिबल बाय 3 आया, और एक ने बोला क्या, एक नंबर आया वो लेस देन इक्वल टू 4 आया, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability, find the probability that exactly 2 of A comma B and C occur. ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है। इसने बोला क्या है, इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई लेट ए बी द इवेंट एन ऑड नंबर टर्न्स अप, बी बी द इवेंट अ नंबर डिविजिबल बाय 3 टर्न्स अप एंड सी बी द इवेंट अ नंबर लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ ए कॉमा बी एंड सी अकर। इसको मेरे को प्रूव करना है। ट्राई कीजिए जल्दी। कुछ नहीं कराया, अभी यही क्वेश्चन लिखा है।
जल्दी सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। डन। हाँ निकिता करेक्ट है। तो भाई इवेंट ए देखिए, एक डाई को एक बार हमने थ्रो किया है तो 6 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक ऑड नंबर आएगा तो उसके लिए ए कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1 3 एंड 5। अब मैं बोल रहा हूं बी, बी आने के लिए मेरे पास कितना कितना हो जाएगा, 3 6 इवन नंबर। ठीक है, बाद में आता है सी। तो सी के केस में 1 2 3 4 5 6, इसके केस में कितना हो जाएगा भाई आपके पास में, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसने बोला है ना 4 से लेस या 4 के बराबर, तो 1 से 4, तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, तीनों आ गए मेरे पास। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी अकर। ठीक है, अब एग्जैक्टली टू ऑफ, तीन मेरे पास बने होते तो एग्जैक्टली टू कौन होता था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये हिस्सा एग्जैक्टली टू में आता था, ये हिस्सा एग्जैक्टली टू में आता था, ये हिस्सा एग्जैक्टली टू में आता था। आइए देखते हैं, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी अकर, वो यही तो है। ठीक है, यही तो है, तीन अगर आपके पास इवेंट है तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, उसकी प्रोबेबिलिटी -3 ए बी सी। बस मैं वही अप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस required probability is equals to b intersection c plus probability of c intersection a minus 3 times of probability of a intersection b intersection c। ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो बस a इंटरसेक्शन b, बताइए a और b में इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। भाई हाँ, सैंपल स्पेस इसका कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 कितना आएगा, 1/6, 2 कितना आएगा, 1/6, 3 कितना आएगा, 1/6, 4 आएगा, 1/6, 5 आएगा, 1/6, 6 आएगा, 1/6। ठीक है, तो ये आएगा 1/6 सबका आंसर। तो हर किसी के लिए इंडिविजुअली 1/6, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक ही एलिमेंट आ रहा है 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। दूसरा बी और सी में देखो जरा, 3 आ रहा है फिर से कॉमन, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। ठीक है, सी और ए में, सी और ए में 1 और 3 कॉमन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 कॉमन है तो 2 डिवाइडेड बाय 6। और ये तीनों का इंटरसेक्शन अगर मैं देखना चाहूं तो तीनों का इंटरसेक्शन हमारे हिसाब से माइनस में 3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन 3 आ रहा है, और ए बी का इंटरसेक्शन का सी के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो भी एक ही एलिमेंट आ रहा है दैट इज 3, तो उसका भी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/6। ये अपना आंसर है, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया 1/6। ये आंसर है, इस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बताइए किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी हाँ को सर, यहां डन तक, क्या? हो गया सर। कोई डाउट किसी को नहीं? हेडिंग लिखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में हम बोलते हैं कि भैया अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां अप्लाई की जाती है बेटा, जहां भी कंडीशन हो। जैसे हमने बोला इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, then probability of A when B has already occurred is equals to P A intersection B upon PB। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कंडीशन ये लगाई है कि जैसे मान लेते हैं सेंटर के बारे में बात करते हैं, सेंटर खुला, खुलने पे सेंटर पे इस तरीके से कंडीशन है कि भैया हमने लगा दिया मंडे वेंसडे फ्राइडे, हम लोगों ने बोला 12th क्लास आएगी, ठीक है, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हमने बोला 11th क्लास आएगी। तो हमने बोला 10th और 12th क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे आ गया, और 9th और 11th क्लास हम लोगों ने बोला कि ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक मैनेजमेंट बनाया। तो हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमको, किसकी, इसकी 12th क्लास के आने की। ठीक है, वो किसी कंडीशन के अंडर है, सर्टेन कंडीशन के अंडर है। ठीक है, ये छोटा एग्जाम्पल है। अभी देखो एक छोटा एग्जाम्पल दोबारा देता हूं, है ना, ये बेसिक तीन हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कंडीशन लगा के प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं, अभी तक आपको आइडिया भी नहीं लग रहा होता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं सेंटर आऊंगा तो ही नरेंद्र सर सेंटर आएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर मैं सेंटर आऊंगा तो ही नरेंद्र सर सेंटर आएंगे। तो नरेंद्र सर किस पे डिपेंडेंट हो गए, मेरे पे नरेंद्र सर हो गए। नरेंद्र सर ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया, नरेंद्र सर तभी अवेलेबल होंगे जब मैं सेंटर आऊंगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि नरेंद्र सर बोले कि भैया ठीक है, मैं तुमको कंडीशन में चेंज भी कर सकता हूं कि मैं सेंटर आऊंगा तो नरेंद्र सर के आने के चांसेस कुछ 50% है या 70% है या 60% है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, कि आपने डिपेंडेंट बना दिया किसी एक इवेंट को, किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट बना दिया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे कहती है, अपने फॉर्मूला में भी देखो तो वो यही कहती है कि एक इवेंट तब हो रहा है जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मैं सेंटर आ चुका हूं तब नरेंद्र सर सेंटर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा केस है। जैसे आपके पास 52 कार्ड्स हैं, पैक ऑफ कार्ड है आपके पास में, आपने एक कार्ड निकाल लिया ब्लैक कलर का। ठीक है, अब आपने बोला कि आप दूसरा कार्ड भी निकालेंगे, वो भी ब्लैक कलर का ही होना चाहिए। तो देखिए जो दूसरा कार्ड आएगा वो पहले कार्ड के आने पे डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, ब्लैक कार्ड आया आपके पास में, अब दूसरा कार्ड भी ब्लैक ही आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी वो बिल्कुल डिपेंडेंट है। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो आप इस पे ध्यान ही नहीं देते हो, लेकिन ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आपको दिखाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस केस को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा केस है, इसका मतलब है इसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट्स एंटर करते हैं। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल एंटर करते हैं। देखिए ना, मैं बोल रहा हूं आपसे कि एक इवेंट मेरे पास क्या है ए, दूसरा इवेंट मेरे पास क्या है बी, तो ए इवेंट का होना बी इवेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है। तब अगर बी नहीं हुआ होता तो ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट भी हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला आपसे कि ए इवेंट टोटली डिपेंडेंट है बी के ऊपर। तो हम इसको रीड ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, वो कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच में कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। मतलब बी अब यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आपके सैंपल स्पेस की तरह भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मतलब कल को अगर दिल कर गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने लग गए व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं बोलूंगा बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला हमने व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड।
ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, इस तरीके से हम इसका काम यूज मतलब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहूंगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में आपसे बात करके। ठीक है, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो उससे पहले एक नोट लिखते हैं यार यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अभी इसके क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेकिन पहले आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट बता दूं। ठीक है, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे निकाला जाता है वो बता दूं, फिर इसके क्वेश्चन लेने का अपने को फायदा है। तो नोट क्या है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event, for mutually exclusive events p a स्लैश बी इज इक्वल्स टू 0। रीजन क्या है, अगर दो इवेंट है मेरे पास ए और बी और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पार्ट कितना है, 0। n नंबर ऑफ एलिमेंट, सीधा इंटरसेक्शन तो 0 नहीं कर सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है बेटा, 0 है। तो ये 0 है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये 0 हो गया, तो पी ए स्लैश बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, मतलब ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब आपने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये चीज क्या हो गई, 0 के बराबर। इस नोट को लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अभी मैं उठाऊंगा इस पे, तब तक के लिए आप फटाफट इसे नोट कीजिए एक बार, जल्दी होते ही बताना, आगे बढ़ते हैं। डन। नोट एक और बता दो सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पढ़े थे ना हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में, क्या होते हैं उनके बीच में इंटरसेक्शन पार्ट 0 होता है, उनका यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। ठीक है, यस सर। या सैंपल स्पेस के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। जब फाई है ना, ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है इसके अंदर, यस सर। हाँ, फाई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 इन दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। 0। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। अरे एनसीईआरटी में है। सब कुछ है बेटा, इससे ठीक है। पहले जो भी पढ़ाया है तुमको, उसमें से जो अभी तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, उससे पहले जो भी पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास पूरी मान लो, वो एनसीईआरटी का नहीं था, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी का चल रहा है। पहली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड एक्सरसाइज ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है, आप देखोगे उसके अंदर जाके तो। ओके सर। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या होते हैं, लिखते जाओ भाई। इफ टू इवेंट्स are such that occurrence or non-occurrence of one does not affect the chances of occurrence or non-occurrence of other event then the events are said to be
independent. Event are said to be independent. Mathematically, if PA intersection B is equals to PA into PB, then A and B are independent. अभी समझा दूंगा यार. A and B are independent. ठीक है. क्यों मैं इतना लिखवा रहा हूं यार, मेरे पास तो डायरेक्ट नोट्स है, मैं डायरेक्टली आपको दे भी सकता हूं स्लाइड लाके. इसमें लिखवा रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी की टर्म्स बेटा सच में बहुत दिक्कत कर देंगी. हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक चीज पे ध्यान देना, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा. If two events are such that the occurrence or non-occurrence of one does not affect the chances of occurrence or non-occurrence of the other event. मेरा कहने का मतलब, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैं सेंटर आऊंगा तो ही नरेंद्र सर सेंटर आएंगे. ठीक है, ये डिपेंडेंसी है. इंडिपेंडेंट क्या होगा? नरेंद्र सर को फर्क पड़ ही नहीं रहा कि मैं सेंटर जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, उनकी क्लास हो रही है. ठीक है, नरेंद्र सर सेंटर जाएंगे ही जाएंगे. मेरा आना या ना आना नरेंद्र सर को कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा. तो ये चीज किस में आ जाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट में आ जाएगी. तो देखो, अभी हमने क्या बोला था? हम बोल रहे थे, कंडीशन लगाया ना हमने उसमें कि A/B इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन में कितना आ जा रहा था? PB. तो इसको ध्यान से देखो. तो मैंने क्या किया, ये था क्या? PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, पहले उसने निकाला PB और फिर B के निकलने के बाद वो क्या निकालता था? A निकालता था. यही तो लिखा हुआ था A इंटरसेक्शन B का मतलब. तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपने तो बोल दिया कि जब B का निकलना या ना निकलने से मुझे A के इवेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं सीधा बोलूंगा ना यार कि ये स्लैश लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई. इसे सीधा आप क्या लिख दोगे? PA के बराबर लिख दोगे ना. इसका मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B कितने के बराबर हो जाएगा? PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा. यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि मतलब A का होना या ना होना B के, मतलब A जो है वो B के होने या ना होने पे बिल्कुल डिपेंड करता ही नहीं है. तो ये स्लैश, इसकी अकरेंस से इफेक्ट क्या पड़ा? तो PA डॉट PB डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A है अफेक्टेड बाय B, लेकिन B तो अफेक्ट ही नहीं डाल रहा. इसका मतलब डायरेक्टली A हम लोग यूज करेंगे. तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू PA इंटू PB के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट. मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी. नहीं आई तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा समझा देता हूँ. सर आप सर पहला दोबारा वाला बताओ. क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार सर पहले वाला इवेंट बताना. आपने क्या बताया था कि आप आओगे तो नरेंद्र सर आएंगे सर? हाँ, वो एक कंडीशन थी, है ना. सेकंड में क्या है, नरेंद्र सर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं सेंटर आ रहा हूं या नहीं. मैं एक दिन जाऊं तो भी नरेंद्र सर प्रॉपर जाके सेंटर से क्लास लेते हैं, और मैं 2 दिन जाऊं तो भी, मैं एक भी दिन ना जाऊं तो भी. ओके सर. ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी सेंटर जाने की और नरेंद्र सर की प्रोबेबिलिटी सेंटर जाने की एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं है. डिपेंडेंट. हाँ सर. ठीक है. सर फोर्थ स्टेप बताना एक बार. क्या बोल रहा हूं सर जो फोर्थ स्टेप है. का फोर्थ स्टेप है? अरे PA इंटरसेक्शन B सर को बस बता दो. देखो सुनो, पहले हर्षित फिर आदि बताओ. हर्षित कौन सा स्टेप? 1 2 3 4 कौन सा स्टेप? सर नीचे वाला जो आपने जब समझाया था, जब लिखा था ये या ये? हाँ सर, हाँ यही नीचे वाला, ये वाला ना. तो देखो हाँ A/B, अभी इससे पहले वाले केस में मैंने क्या लिखवाया कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A when B has already occurred is equals to PA intersection B upon PB. यही लिखवाया था, है ना. तो मतलब देखो, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि B के होने ना होने से A को फर्क ही नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, आपने तो कंडीशन ही रिमूव कर दी ना. मतलब एक बात बताओ, एक कॉइन को उछालूं और कॉइन के उछालने पे हेड आए तब मैं डाई को रोल करूं. ठीक है, ये मैंने कंडीशन डाल दी. अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं,
मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूं और एक डाई को रोल कर रहा हूं, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, मैं डाई को तो रोल करूंगा ही करूंगा। तो जब कंडीशन मैंने हटा ही दी तो ऐसे केस में आपका ये स्लैश लगाने का कोई इंपैक्ट नहीं बनता है। ये स्लैश जो है ये सिर्फ ये बताता है कि ए कैसे अफेक्ट होगा बी से, लेकिन बी से तो अफेक्ट जो हो रहा था वो हमने हटा ही दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया इवेंट। तो इसका मतलब ए खुला अपने हिसाब से काम करेगा, उसको बी से होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सीधे सीधे ए स्लैश बी को सीधा ए लिख दूंगा, तो पी ए इंटू पी भी लिखा जाएगा बस ऐसे। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। सर ये इसके इक्वल कैसे आया, ये पी बी डॉट ए कैसे लिखा आपने पी ए इंटरसेक्शन बी को? क्या ये सर पी ए इंटरसेक्शन बी को आपने इसको इक्वल कैसे लिखा था, पी पी बी इक्वल डॉट? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, देखो यहां से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट है ना, अच्छा ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को तो मल्टीप्लाई किया ही जा सकता है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हाँ इतना वो हो गया सर पी पी। मतलब कोई फॉर्मूला यूज किया होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। ठीक है सर। ठीक है, समझ आया हर्षित? यस सर। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट हैं इसके तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से नोट पहला, ये इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं लिखवा रहा हूं। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन पहला ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसने बोल दिया अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे नहीं। सी पार्ट, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हर चीज हर जगह इंडिपेंडेंट होगी। सेकंड, if A and B are independent, then PA slash B is equals to PA slash B is equals to PA। मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं उसको। ठीक है, लास्ट, if events are not independent, then they are said to be dependent। तो भाई पहला केस सुनो, ए और बी आपके इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी वो भी इंडिपेंडेंट रहेंगे, और ए बी तो इंडिपेंडेंट है। तो ए बी इंडिपेंडेंट है सेकंड पार्ट में, तो ए जो है उसका बी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमें सीधी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है। ये तीनों चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट तो भैया साफ सी बात है वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा। तो इतनी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा थ्योरी के लिए तो हम उसमें टिक मार्क करेंगे। फटाक से इसको फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है।
खत्म, मतलब ये हिस्सा क्वेश्चन देंगे आपको, डन। हाँ सर। 1 मिनट। डन। Yes, Yes. sir. नेक्स्ट, अब कैसे चेक करेंगे कि तीन इवेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के? तो इंडिपेंडेंसी ऑफ 3 or more events, independency of 3 or more events, लिखना है इसमें 3 events A, B and C are independent if and only if all the following conditions hold। फर्स्ट कंडीशन क्या है यार? A इंटरसेक्शन B, मतलब A B के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है B इंटरसेक्शन C के केस में B C के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड केस क्या है? C इंटरसेक्शन A, तो C आपका A के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है कि सारे एक दूसरे पे भी होने चाहिए। ठीक है, एक भी कंडीशन अगर इनमें से फुलफिल नहीं हुई तो तीन इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ए बी के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बी सी के, सी ए के, और ए बी सी तीनों एक दूसरे के भी। ये रिलेशन फुलफिल होना ही चाहिए। मतलब होता जनरली आजकल कैसा है, ये सिचुएशन है, अगर ये निकालना होता है तो कैसे रहता है? पी ये वाले पार्ट में, अब A/B इंटरसेक्शन C ऐसा हिस्सा है ना? तो आप क्या बोलते हो? पी ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इस पे ब्रैकेट लगाया, डिवाइड में पी बी इंटरसेक्शन C। ठीक है, जब पी बी इंटरसेक्शन C निकलता है तो आप क्या बोलते हो? उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो B इंटरसेक्शन C के हिस्से को आपको लेके आना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पी A/B इंटरसेक्शन C, इसमें आएगा पी बी अपॉन वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, कि B इंटरसेक्शन C दे रखा है ना, तो B इंटरसेक्शन C को कैसे लिखोगे आप? यहां पे ले आए B इंटरसेक्शन C को B डॉट, यहां लिखना पड़ेगा PB/C लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसे आप कैसे लिखोगे? PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब मैं बोल रहा हूं PB, B का निकलना C पे डिपेंडेंट हो गया और A का निकलना इन दोनों के किस पे डिपेंडेंट हो गया? इंटरसेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया। तो इसलिए हमको इसको भी बताना पड़ेगा कि ये भी सबसे इंडिपेंडेंट है। मतलब ये पार्ट यहां C लिख रहे हैं तो यहां B आना चाहिए, C/B वाला हिस्सा, सॉरी। ठीक है, तो ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं रखते हैं।
इस बात का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल के मेरा कहने का मतलब है, आप बोलोगे सर यहां पे क्या रखना पड़ेगा, मतलब तुम ये कंडीशन चेक करो बस, और तुम्हें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतनी कंडीशन चेक कर लो। अगर कंडीशन फुलफिल हो गई, जो कंडीशंस हमने लिखी हुई है ये चारों, तो बोल देंगे तीनों इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। जल्दी अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। बड़े आगे। Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस का नंबर। अब एक एक करके क्वेश्चंस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंसी चेक करने वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि उससे क्या बोलता है, इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है। आप लिखते जाइए, अ पेयर ऑफ फेयर coins is tossed yielding the probable spaces, yes, space S सैंपल स्पेस दे रखा है एक तरीके से, इसने ये कहना चाहता है भाई ये। कंसीडर द इवेंट, कंसीडर द इवेंट्स। ए इवेंट क्या दे रखा है, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। क्या आ जाएगा भाई, HHHT। बी इवेंट क्या दे रखा है इसने, हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, तो सेकेंड मतलब फिर से कितना आ जाएगा, HHTH। ठीक है, सी head on exactly one coin। HT TH, then check whether ABC are dependent or not। ABC आर डिपेंडेंट और नॉट। स्टार्ट हो जाइए। फेयर कॉइन है जिसका सैंपल स्पेस दे रखा है HHHT ए इवेंट है, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन दे दिया, सैंपल स्पेस उसका भी दे दिया है आपको इवेंट, बी इवेंट भी दे दिया, सी इवेंट भी दे दिया है। चेक करना है एबीसी डिपेंडेंट है या नहीं है, जल्दी। जल्दी आंसर देना है आपको, अगला क्वेश्चन तैयार रहेगा।
अनंत करेक्ट है बेटा। बाकी लोग जल्दी आंसर करो यार। हाँ, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट ही होता है। चलिए देखते हैं यार, चार कंडीशन क्या थी? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी सी इंटरसेक्शन ए, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इनको चेक करना था मुझे। यह आना चाहिए था पी ए इंटू पी बी के बराबर, यह आना चाहिए था पी बी इंटू पी सी के बराबर, और यह आना चाहिए था पी सी इंटू पी ए के बराबर, और यह आना चाहिए था पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर। ये सारी चीजें अपने को तीन इवेंट्स के लिए चेक करनी थी। तो आइए बात करते हैं इसमें पी ए पी बी पी सी। पी ए कितना आया देखिए, ये 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, दैट इज 1/2। यही पी बी भी आएगा और यही पी सी भी आएगा। देख लो, इसमें भी दो ही है, इसमें भी दो ही है। ठीक है जी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को अगर देखना चाहें तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी आप देखिए, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो ये मेरे पास एक इवेंट कॉमन आया एच एच, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी और सी में कौन सा इवेंट कॉमन है भाई? ये टी एच कितना आ गया? 1/4। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं, कौन सा कॉमन है? एच टी, ये भी कितना आ गया? 1/4। तो देखो ये भी 1/4, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। ये 1/4, यहां पे पी बी 1/2, पी सी 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4। पी सी इंटरसेक्शन ए 1/4, तो बी 1/2 इंटू 1/2, ये भी कितना आ गया? 1/4। तो दोनों तरफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। तीनों का इंटरसेक्शन देखना जरा, एबीसी का कोई इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? तो 0 है। तो लेफ्ट साइड कितना दे रहा है? 0, जबकि राइट साइड दे रहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जो कि बराबर नहीं है। तो देखो एक भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है दे आर डिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है दे आर डिपेंडेंट। समझ आया? बड़े आगे अगले क्वेश्चन को ले। Yes, sir. ठीक है, अब और ज्यादा क्लियर होगा अगले वाले में। ये तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात हुई, आगे वाले पे बात करते हैं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को फिर से आगे देखते हैं। कंडीशन तो निकल ही जाएगी, कंडीशन का तो क्वेश्चन नहीं, आपको समझ ही आ जाएगा। इन ड्रॉइंग टू बॉल्स फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग two balls अरे यार इरेज हो गया क्या? चलिए, two balls from a box containing 6 red and 4 white balls. In drawing two balls from a box containing 6 red and 4 white ball. एक बॉक्स है जिसमें 6 रेड हैं और 4 व्हाइट बॉल है, उसमें से 2 बॉल निकालनी है अपने को विदाउट रिप्लेसमेंट। replacement which
of the following pairs is independent? मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। पहला लेते हैं, ठीक है। रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड रेड ऑन द सेकेंड ड्रॉ। B, red on the first draw and white on the second draw. पहले का रेड, दूसरे पे रेड, और पहली बार में रेड निकले, दूसरी बार में क्या निकले? व्हाइट निकले। तो आपको बताना है। अरे ड्रॉ मतलब निकालना है ना। हाँ, इसमें इंडिपेंडेंट बताना है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के और फिर चेक करना है तुमको। दो इवेंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब दो, एक तो फर्स्ट ड्रॉ पे तो हमेशा ही रेड आ रहा है, तो वो तो फर्स्ट इवेंट ही हो गया। फिर एक इवेंट तुम्हारा दूसरा भी रेड निकल जाए, और एक इवेंट तुम्हारा होना चाहिए कि व्हाइट निकल जाए। ये 3 इवेंट हो गए। 3 इवेंट होने के बाद में काम बन जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। दोनों ही इवेंट जो आएंगे वो डिपेंडेंट आएंगे यार। कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, खुद तो सोचो। मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है। एक ही बॉक्स है भाई, एक बॉक्स एक होता, दूसरा बॉक्स दूसरा होता, तब तो बात की जा सकती थी, लेकिन अभी तो एक ही बॉक्स है। अब मैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोल दिया यार कि फर्स्ट ड्रॉ उसमें रेड आ जाए, उसको मैंने ए बोल दिया, ठीक है। ए मेरा क्या इवेंट है कि रेड बॉल ड्रॉ हो गई फर्स्ट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ जरा भाई। कितनी रेड है? 6/10। वेरी गुड, ठीक है। बी मैंने बोल दिया कि भैया सेकंड ड्रॉ में मेरे पास में क्या आ जानी चाहिए? रेड आ जानी चाहिए। ये भी 6/10। ये भी कितनी आएगी? 6/10, ठीक है भाई। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, मतलब मैंने क्या किया, बॉल निकाला, लेकिन ये तो इवेंट अलग अलग है ना भाई। ये बात समझो इसको, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है। अगर तुमने इसको 5/9 लिख दिया होता ना, यही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये 5/9 नहीं हो सकता, ये 6/10 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक इवेंट लेते हैं सी, आपके व्हाइट बॉल को निकालना, वो कितना हो जाएगा? 4/10। अब मैं निकाल रहा हूं क्या? पहला कि रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड रेड ऑन द सेकेंड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो दोनों ड्रॉ है वो एक साथ किए गए, 1 by 1 किए गए, ठीक है।
तो आपको करना क्या, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब 6 में से मैं क्या कर लूं, 2 निकाल लूं। ठीक है, आप परमुटेशन भी लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि दोनों जगह ऊपर नीचे कैंसिल ही करेगा। तो 6 में से मैंने परमुटेशन लगाया, 6 में से 2 निकाल के अरेंज कर दिए, मतलब बाहर रख दिए। ठीक है, और ये क्योंकि रेड पहली भी थी और रेड दूसरी भी थी, इसीलिए तो 6 में से 2 निकल गए, और टोटल 10 में से कितने निकले, 2 निकले, तो 10p2 लगा दिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो 6p2 अपॉन 10p2 कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आंसर आएगा, क्या 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। करेक्ट है, आप चेक भी कर सकते हैं भाई, 6p3। तो npr निकालने का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6p2 के केस में कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 10p2 के केस में कितना हो जाएगा, ऊपर यहां गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 दैट इज 8 फैक्टोरियल। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 6p2 अपॉन 10p2, सी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहां पे कितना आया 10 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। आइए इसे कैंसिल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर इंटू 8 फैक्टोरियल ऊपर, यहां पे कितना है 10 फैक्टोरियल, और यहां पे कितना है 4 फैक्टोरियल। तो देखिए मैं यहां से 6 बाहर निकालूं, 5 बाहर निकालूं, तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा मेरे पास में यहां से, क्योंकि n फैक्टोरियल का केस होता है, आप n बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल, 10 को देखिए, 10 इंटू 9 बाहर निकालू तो ये बच जाएगा 8 फैक्टोरियल। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया। यहाँ पे ओवरऑल देखिए 5 2 ये हो गया, 3 2 3 9 हो गया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, आंसर हो गया 1/3। इसलिए इसका आंसर मैंने लिख दिया है कितना, 1/3। ठीक है, डायरेक्ट देखते ही नहीं बता सकते, कैलकुलेशन है ये भी कितना आ गया 1/3। अब PA इंटरसेक्शन B आ गया 1/3, लेकिन PA इंटू PB को अगर देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, तो PA इंटरसेक्शन B ये आया 1/3, और PA इंटू PB क्या ये बराबर हो पा रहा है, इंडिपेंडेंसी के लिए तो यही चाहिए ना मेरे को। तो 6 डिवाइडेड बाई 10, 6 डिवाइडेड बाई 10 1/3 के बराबर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो ऊपर 9 बन जाएगा, 9/5 9/5, तो देख लो ये, सॉरी 3/5 3/5 9/25 बन जाएगा, वो 1/3 के बराबर नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूं पहला इवेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट मींस इट इज डिपेंडेंट। करेक्ट है, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सर ये 6/10 है या फिर सर 3/5 आएगा? क्या ये काट के, तो काट लो ना इसको, मना थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है ठीक अरे है। परमुटेशन वाला दोबारा बताना एक बार। परमुटेशन तो बेटा पुराना है, 6 ऑब्जेक्ट थे आपके पास में, उसमें से आपको 2 ऑब्जेक्ट को निकालना है और अरेंज करना है, तो क्या लगाते हैं, परमुटेशन लगाते हैं ना, 6p2। हाँ सर। ठीक है सर, PB 5/9 क्यों नहीं होता चिराग, क्योंकि एक इवेंट जो तुम कर रहे हो, इवेंट ए तुमने खुद से डिसाइड किया, रेड बॉल निकालना, उससे पहले या बाद में तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ी बता रहे हो, इवेंट बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहे हो चिराग तुम। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी चिराग अगर तुमने इसे 5/9 कर दिया तो, क्योंकि तुम बी मतलब जो रेड बॉल है वो ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो अगर तुमने बाई चांस बी इवेंट, बी तो हमने सिंपल इवेंट बनाया, उसे कंडीशनल इवेंट नहीं बनाया हमने, कंपाउंड इवेंट नहीं बनाया। ठीक है, सिंपल इवेंट है, एक रेड बॉल का निकलना, बी एक रेड बॉल का निकलना, ठीक है, सी एक व्हाइट बॉल का निकलना, ऐसे चलेगा चिराग। ठीक है, हाँ हाँ आदि यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई कीजिएगा, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज सब लोग सॉल्व करना, वरना ये समझ में ही नहीं आएगा। पहले एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट क्लास में पहले एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की को पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बेटा नहीं बढ़ूंगा वरना आगे में। ठीक है, चाहे आप छोड़ो क्लास या कुछ भी करो, मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराए बिना नहीं बढ़ूंगा आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन जेई में या 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में रखता है, तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बहुत बढ़िया
क्वेश्चन देता हूं, मजा आ जाएगा अगर आपने दिमाग लगा के सॉल्व किया तो। ठीक है, घर से करना ही है। ए स्पीक्स ट्रुथ, ध्यान से करना क्वेश्चन, ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, 60% ऑफ द केसेस, एंड नहीं, एंड नहीं है ये, ए बी का नहीं है। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, ठीक है, एंड बी in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? स्टेटिंग मतलब किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे करेंगे, वो पूछा गया। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अ बॉक्स कंटेन 5 bulbs। दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से भी और जेई के क्वेश्चंस का आइडिया लगाने के लिए भी। which two are defective? Test is carried on bulbs one by one until the two defective bulbs are found out. Find the probability that the process stops after second process या सेकेंड टेस्ट। प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, पहला है सेकेंड टेस्ट के बाद, दूसरा है थर्ड टेस्ट के बाद। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन 5 bulbs of which 2 are defective. Test is carried out on the bulbs one by one until the 2 defective bulbs are found out. Find the probability that the process stops after second test और third test. बेटा ये सॉल्व करना है, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी और भी क्वेश्चन है, मैंने नहीं दिए जानबूझ के, उन्हें नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करके लेके आइएगा, पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी सॉल्व करके लेके